Hello everyone. So we are starting the lecture 1 of environment and ecology. तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर हम देख लेते हैं कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो एवरी ईयर व्हाट यू विल गेट टू सी कि देखो 2013 से सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, 16 20 13 20 15, ठीक है, 2022 में 19, 21 में 16, ओके, 20 में 25 क्वेश्चंस। तो ऑन एन एवरेज 18 से 20 क्वेश्चंस हर साल आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आते हैं एंड मेंस एग्जामिनेशन में व्हाट यू विल गेट टू सी, मेंस एग्जामिनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन, कई बार 4 भी आ जाते हैं, मतलब 30 से 40 मार्क्स ये GS3 में आता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब क्वेश्चंस आते कहां से? एक तो एनवायरमेंटल टर्म्स, जैसे कि द टर्म इज इकोटोन आ चुका है, नाइश नीशे, ओके, P2 कोड, लॉट ऑफ थिंग्स। इस टाइप के जो टर्म्स, एनवायरमेंटल टर्म्स स्टैटिक से और जो चीजें करंट में न्यूज में रहती है वहां से चीजें आती है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल लॉज, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इसके अमेंडमेंट से बायोडाइवर्सिटी एक्ट से क्वेश्चन आ चुका है 2023 में, ओके, रेगुलेटरी बॉडीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। ग्रीन इनिशिएटिव्स, जैसे कि गैसेस, पोल्यूशन, गैसेस के ऊपर जैसे SOx, NO2, हर साल क्वेश्चन रहता है। मैं आपको जो PYQ की सीरीज करा रहा हूँ उसमें आपको क्लियरली चीजें देखने को मिल जाएगी। देखो ये रिपीटेड टॉपिक्स हैं, दीज आर द टर्म्स, इकोटोन, नीचे, हैबिटेट, फूड चेन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, हर साल देयर इज अ क्वेश्चन। ओके, देखो ये टर्म से क्वेश्चंस है, पोलर कोड, मियावाकी टेक्निक, ईयर और उसके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। सिमिलरली जो लॉस से, बॉडीज जैसे नेशनल NTCA, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, यू कैन सी, जो मैं PDF शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हो कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आर कमिंग। CPCB, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ओके, एनवायरमेंटल लॉज एंड बॉडीज, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर से क्वेश्चंस आ चुके हैं। गैसेस, एज आई सेड, पोल्यूशन गैसेस, एक स्पेशल क्वेश्चन आता है बायो कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व से हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। ये देखो, दीज आर जैसे एसिड रेन से 13 में 22 में क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, यू कैन सी देयर इज रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, और एक और आता है स्पीशीज एंड न्यूज से हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, ठीक है, ओके। सबसे पहले हम बेसिक एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, ओके। बेसिक्स देखते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी का। अच्छा, इस चार्ट को समझो, पूरा का पूरा एनवायरमेंट इसी चार्ट के ऊपर बेस्ड है ना। क्या होता है, इफ यू जस्ट सी दिस चार्ट, आप देखोगे इंडिविजुअल, एक फिश की पॉपुलेशन इंडिविजुअल, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन हो जाती है, पॉपुलेशन के ऊपर आता है कम्युनिटी, कम्युनिटी में क्या रहती है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप फिश भी देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप जेलीफिश, ऑक्टोपस देख सकते हो, ग्रास देख सकते हो, क्रैब्स देख सकते हो, कम्युनिटी। अब कम्युनिटी का बड़ा रूप, जहां पे ये स्पीशीज ना केवल रहते हैं, दे ऑल्सो इंटरैक्ट विथ ईच अदर, दे ऑल्सो इंटरैक्ट विथ ईच अदर। कैसे इंटरेक्शन होता है, ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। आप बोलोगे कि सर ये क्या है, भाई बायोटिक एबायोटिक से कैसे इंटरेक्ट करते हैं? बायोटिक मतलब लिविंग, दे आर इंटरेक्टिंग विथ सन, एयर, वाटर, सब हम कंज्यूम करते हैं। ऐसा भी नहीं, बायोटिक बायोटिक इंटरेक्शन भी होता है, जैसे कि लायन डियर को हंट करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, म्यूचुअलिज्म, ये सारी चीजें। तो कम्युनिटी में अगर ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन होने लग जाए तो क्या हो जाता है ये, इट वी कॉल इट एज इकोसिस्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आता है बायोम। बायोम क्या होता है? ये मैक्रो लेवल का कंसेप्ट है, मैक्रो लेवल। इकोसिस्टम से बड़ा बायोम आता है, एक बड़ा इकोसिस्टम, ओके, अ वेरी बिग इकोसिस्टम, जहां पे मल्टीपल इकोसिस्टम, मतलब मान के चलो 2 3 4 अनगिनत 100 200 इकोसिस्टम, एक टाइप की इकोसिस्टम जुड़ जाए, जहां पे यहाँ पे एक लेक वाटर था, 1 2 3 4 पूरा का पूरा एरिया, जहां पे क्लाइमेट डिफरेंट हो,
वेजिटेशन तो डिफरेंट होगा, बट जहाँ पे इट हेयर द सेपरेटिंग फैक्टर इज क्लाइमेट, उसे हम बोलते हैं बायोम। ओके, अब नेक्स्ट टर्म आता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर में रिजर्व नहीं, बायोस्फीयर में होता क्या है, ये एक इंटरैक्टिव कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें किन चीजों का इंटरेक्शन होता है, देखना, लिथोस्फेयर मतलब लैंड, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। दिस इज अ स्वीट स्पॉट, दिस इज अ स्वीट स्पॉट जहां पे ये तीनों इंटरेक्ट करते हैं, एंड दिस इज अ प्लेस वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहां पे हम इंसान सब लोग एग्जिस्ट करते हैं। इट इज सेड टू बी बायोस्फीयर। तो आई होप ये बेसिक चीजें जहां पे आपको अभी तक कंफ्यूजन होता होगा, ये सारी चीजें अब आप लोगों को क्लियर है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हमने देख लिया, जहां पे बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में रह के इंटरेक्ट करते हैं। दिस इज बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर का ओरिजिनेशन, मतलब जहां पे ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बेसिक टर्म्स, नेक्स्ट बेसिक टर्म्स हो गया आपका हैबिटेट एंड नाइश। नीश बोल लो, नाइश बोल लो, ठीक है। अब इसको मैं बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं। Just a minute. हैबिटेट, हैबिटेट मतलब आपका जो एड्रेस, आप कहां पे रहते हो, ठीक है। और नीशे क्या हो गया, आपका एड्रेस प्लस जो फंक्शनल रोल, आप जो इकोसिस्टम में रोल परफॉर्म करते हो, ये यूनिक रोल होता है। फंक्शनल रोल, यूनिक रोल जो कोई भी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, इट इज सेड टू बी नीशे। बात समझ में आई? नीशे ये होता है। देखो हैबिटेट, मैं एग्जांपल के तौर पे भी समझा रहा हूं, हैबिटेट, नीशे, नीश। ओके, हैबिटेट सिंपली एड्रेस। फॉर एग्जांपल, एक टाइगर है, इस टाइगर का नाम T1 है, ये रह रहा है कहां पर, बांधवगढ़, एमपी में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ना, बांधवगढ़ नेशनल पार्क एमपी में रह रहा है, तो ये इसका हैबिटेट हो गया। बट टाइगर काम क्या करता है, टाइगर टाइगर इज एपेक्स प्रेडेटर। ये डियर को खाता है, लेपर्ड को खाता है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाता है, ठीक है। ये अपनी एक टेरिटरी मार्क करता है। तो जो ये यूनिक फंक्शनल रोल परफॉर्म कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, टाइगर का निशे। इट इज अ वेरी यूनिक एंड फंक्शनल रोल परफॉर्म बाय द टाइगर, और ये हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे, हैबिटेट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, फिजिकल स्पेस, लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और निशे इज द रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन इट्स इकोसिस्टम। ओके, तो रोल क्या हो जाता है, जैसे ये बायोटिक एबायोटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट करता है, जैसे टाइगर डियर को मार रहा है, ठीक है, लेपर्ड को मार दे रहा है, उस पर फीड कर रहा है, ये बायोटिक इंटरेक्शन। एबायोटिक किस टाइप से दूसरे इंटरेक्शन होता है, ठीक है, उसका रिप्रोडक्शन, डाइट, उसका एक स्पेसिफिक जो रोल होता है ना। ऐसे डियर का अलग रोल होता है, सबका अलग अलग रोल होता है। अब ये हम देख रहे हैं नीचे में क्या होता है, नीच या फिर नाइशे में आपस में ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं। इनका इंटरेक्शन होता कैसे है, इन चीजों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ओके, देखो, ये देखो, प्रेडेशन, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, एमेंसलिज्म। ओके, अब देखो, इस चार्ट में मैं बाद में आऊंगा। ये चार्ट, इट इज अ टाइप ऑफ अ समरी, इट इज अ टाइप ऑफ अ समरी, ठीक है। देखो, म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म, लेट्स से दो ऑर्गेनिज्म है, ए एंड बी, दोनों को फायदा हो रहा है। इट्स जस्ट लाइक कि भाई दो दोस्त है, आधा आधी पढ़ाई तू करके, आधी पढ़ाई मैं करके आ रहा हूँ, दोनों चीटिंग करके मस्त एग्जाम दे रहे हैं। ये क्या हो गया, इसका नीचे म्यूचुअलिज्म, दोनों को फायदा हो रहा है ना। इकोलॉजिकल टर्म्स में हम इसका एग्जांपल देखेंगे, तो यहाँ पे इमेज देखो, पॉलिनेशन, एक हनी बी रहती है, हनी बी क्या करती है, हनी बी यहाँ पे जैसे जो मतलब ये छोटे छोटे और मतलब प्लांट्स रहते हैं, प्लांट से नेक्टर कलेक्ट करती है,
नेक्टर कलेक्ट करके अपने छत्ता बनाती है, तो हनी बी को फायदा हो गया। प्लांट्स को, ये फ्लावर को क्या फायदा होता है? व्हाट इज द बेनिफिट दैट इज गिवन टू द फ्लावर? फ्लावर के लिए ये जो हनी बी एक जगह से दूसरी जगह आती है तो पोलन गेन्स को कैरी करती है, तो इनका पॉलिनेशन या फिर रिप्रोडक्शन होता है, तो दोनों को फायदा हो रहा है। ठीक है। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म इसमें देखो बेस्ट एग्जांपल कोरल रीफ्स वाला भी आ जाएगा। ठीक है। क्या हो जाता है कोरल रीफ्स में, जो कोरल पॉलिप्स करके जो एनिमल्स रहते हैं, आप ज्योग्राफी में हालांकि कोरल रीफ्स को डिटेल में पढ़ोगे, कोरल पॉलिप्स करके जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ये जुक्स एंथेले इसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बनाती है। व्हाट इज दिस सिम्बायोटिक रिलेशन? सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब विन विन सिचुएशन होता है। विन विन सिचुएशन, दोनों को फायदा। पॉलिप्स क्या करती है, जुक्स एंथेले जो ये एल्गी होता है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू देम। ठीक है। और इसके बदले जुक्स एंथेले क्या रहता है, ये ऑटोट्रॉप्स है, इट कैन मेक देयर ओन फूड्स, ये कोरल पॉलिप्स को खाना बना के देती है, तो इससे इनको कलरिंग होती है। दोनों को एक की जान बच रही है और दूसरे को खाना मिल रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है। एक और एग्जांपल इसका जो कि यूपीएससी में आ चुका है कि फंगाई, बहुत सारे फंगाई जैसे कि माइक्रोजिया, ये प्लांट के रूट्स में लगे रहते हैं, तो फंगाई को क्या फायदा हो रहा है, इनको रहने के लिए स्पेस मिल रहा है, इनकी लाइफ बच रही है, देयर लाइफ इज गेटिंग प्रोटेक्टेड, तो फंगाई को फायदा हो गया। दूसरा प्लांट को क्या फायदा होगा कि ये जो फंगाई रहता है, ये न्यूट्रिशंस को गेन करके, इट गेन द न्यूट्रिशंस, और ये प्रोवाइड कर देती है किसको, प्लांट को। दोनों को विन विन सिचुएशन। ठीक है। आराम से देखना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। ओके। ये कुछ और एग्जांपल है टर्माइट्स, इन सब के सिम्बायोटिक रिलेशन। अब यूपीएससी में पीवाईक्यू आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एस्टैब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशन विद अदर ऑर्गेनिजम्स? सिनाड्रियंस, फंगाई, प्रोटोजोआ। अब देखो, वी ओनली हैव डिस्कवर्ड 8% ऑफ ऑर्गेनिजम्स, 92% हमें पता नहीं है, और सर्वाइवल के लिए ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और सर्वाइवल के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भाई हर टाइप के रिलेशन एक दूसरे से बनाती है। इनकी संख्या कितने में होगी, इनफाइनाइट, लाखों करोड़ों में होगी। अब इन करोड़ों की संख्या संख्या में से अगर एक ने भी किसी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बना दिया, इवन इफ एनी सिंगल ऑर्गेनिजम्स मेक सिम्बायोटिक रिलेशन, तो क्या हो जाता है जी, इट मींस कि यस, दे कैन एस्टैब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशन। अब जस्ट इमेजिन कि जो यूपीएससी के एग्जामिनर के लिए ये प्रूव करना कितना मुश्किल हो जाएगा कि ये लोग एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन नहीं बनाते। लाखों करोड़ों में संख्या है, तो सिम्बायोटिक रिलेशन बनाती होंगे, तो ये आपके आ जाते हैं ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चंस में, ये कम्स अंडर ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चंस, एंड आंसर सारे सही हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो इंट्रैक्शन आता है, इट इज कॉमेंसलिज्म। ओके, दिस इज कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म का एग्जांपल देखो, एक स्पीशी को न्यूट्रल है बट दूसरी स्पीशी को फायदा हो रहा है। बेस्ट एग्जांपल देखो, ये शार्क है, शार्क के साथ ये छोटी छोटी मछलियां जो घूम रही है, क्या इससे शार्क को कोई फायदा हो रहा है? नहीं, शार्क इज न्यूट्रल, बट इन छोटी मछलियां शार्क के साथ घूमेगी तो इन पे आके कोई अटैक नहीं करेगा। दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज सेड टू बी कॉमेंसलिज्म, इसी को हम बोलते हैं कॉमेंसलिज्म। आई होप बात समझ में आ रही है, क्लियर? एक और टाइम, जैसे आप देखोगे एपीफाइट्स, 2020 का 21 का सवाल है प्री, ये जो झूलने वाले प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, एपीफाइट्स, वी कॉल देम एज एपीफाइट्स। ये प्लांट्स क्या करते हैं, ठीक है, जनरली ये पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ये बड़े बड़े प्लांट्स रहते हैं, इनके साथ ये क्लाइम होके ऊपर तक जाते हैं। क्यों क्लाइम होके ऊपर तक जाते हैं? क्योंकि भाई खुद का तो मैकेनिकल सपोर्ट कुछ है नहीं। अब खुद का अगर मैकेनिकल सपोर्ट नहीं है, तो ये क्या करेंगे,
भाई सनलाइट लेने के लिए ऊपर तक तो जाना पड़ेगा, तो ये किसी बड़े प्लांट के साथ क्लाइंब होकर ऊपर चले जाते हैं, तो इसमें बड़े प्लांट का तो कोई फायदा नहीं है। बट ये जो क्लाइंबर्स रहते हैं एपीफाइट्स, इनको सनलाइट उसके सपोर्ट से ऊपर चले जाते थे, दिस वी कॉल इट एज कॉमेंसलिज्म। ठीक है। कंपटीशन, भाई कंपटीशन ऐसी चीज है जो हमेशा सबको हार्म करता है, कंपटीशन ऑलवेज हार्म्स। कैसे कंपटीशन कैसे हार्म करता है? आप एक चीज देखोगे भाई, लेट्स से ये देखो एग्जांपल फिगर को, इसमें बोथ द स्पीशीज आर गेटिंग डैमेज्ड, दोनों माइनस में जा रहे हैं। ग्रास हॉपर, लेट्स से कि 10 ग्रास हॉपर है, ये 10 ग्रास हॉपर आपस में लड़ेंगे लिमिटेड अमाउंट ऑफ ग्रास को खाने के लिए। गोट लिमिटेड अमाउंट ऑफ ग्रास को खाने के लिए लड़ेंगे, तो आपस में क्या करेंगे, कॉम्पीट करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। तो यार एक स्पीशी को नुकसान हो रहा है तो दूसरे को भी होगा, इट इज कॉम्पिटिशन। इंटर स्पेसिफिक हो जाता है, मतलब कि अगर कंपटीशन आपके सिंगल स्पीशी के बीच में ही है, सिंगल स्पीशीज के बीच में ही है कंपटीशन, लेट्स से कि ग्रास हॉपर 10 ग्रास हॉपर्स के बीच में है, तो ये आपका क्या हो गया, कंपटीशन। ओके, सॉरी, यह आपका इंट्रा हो जाता है, एक सिंगल स्पीशी के बीच में इंट्रा हो जाता है, और मल्टीपल स्पीशीज के बीच में, मल्टीपल स्पीशीज के बीच में क्या हो जाता है, ये किस टाइप का कंपटीशन हो जाते हैं, इंटर स्पेसिफिक। लेट्स से इंटर स्पेसिफिक के एग्जांपल, ग्रास हॉपर के बीच में, बग के बीच में, चीटे के बीच में, गोट, अलग अलग वेराइटीज सिंगल ग्रास को खाने के लिए लड़ रहे हैं, तो अलग अलग स्पीशीज के बीच में। बात समझ में आई? ओके, अगला रिलेशन आता है पैरासाइट्स, बोलते हैं ना पैरासाइट्स, भाई मच्छर, हमें मच्छर काटते हैं, हमारा तो खून जाता है, मच्छर का पेट भरता है, जो जोंक रहते हैं लीच, भाई ये हमारा खून चूसता है। ओके, इसको तो फायदा हो रहा है बट हमें नुकसान हो रहा है, माइनस प्लस माइनस रिलेशन, एक एडवांटेज है दूसरे को नुकसान हो रहा है। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी। पैरासाइट्स दो टाइप के होते हैं, एक्टो पैरासाइट्स, एक एंडो पैरासाइट्स। एक्टो पैरासाइट्स जो कि बॉडी के आउटसाइड रहता है, और एंडो पैरासाइट्स जैसे कि वॉर्म हो गए, नेमाटोड्स, इसके एग्जांपल्स देखिए आप, नेमाटोड्स, टर्माटोड्स, प्रोटोजोआ, ये जो बॉडी के अंदर, थोड़ी सी गंदी सी इमेज है इसलिए ऐसा ब्लर करके रखा है, ये बॉडी के अंदर रहते हैं। ओके, दे आर फाउंड इनसाइड द बॉडी। और जो बॉडी के बाहर, जो जैसे कि मच्छर हो गए, स्पाइडर्स हो गए, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्टो पैरासाइट्स। एक्टो आउटसाइड, एंडो इनसाइड। ठीक है। प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, अगर पैरासिटिज्म माइक्रो लेवल पे होता है, प्रेडेशन मैक्रो लेवल पे होता है। एक लायन डियर को हंट कर रहा है, तो लायन का तो पेट भर रहा है पर बेचारे डियर की जान जा रही है। ठीक है, लायन इज हंटिंग अ जिराफ, तो इट इज कॉल्ड, एक को फायदा हो रहा है दूसरे को नुकसान, इसको प्रेडेशन, हंटिंग। एक टर्म आता है एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, ये एक तरीके का नेगेटिव एसोसिएशन रहता है, जैसे एक स्पीशी तो न्यूट्रल है, दूसरा हार्म हो रहा है। इस इमेज को अच्छे से देखो, ये इमेज क्या बता रही है आपको, एक बिग प्लांट है, एक बड़ा प्लांट है, और उसके साथ एक ए नाम दे दो इसका, उसके साथ एक छोटा प्लांट है बी। तो ए तो अपना ग्रोथ हो रहा है, पर ए की साइज क्या कर रही है, इट इज ब्लॉकिंग द सन रेज, ये जो इनकमिंग सन रेज है उसको ब्लॉक कर रहा है, किसके लिए, बी के लिए। तो ए को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, बट बी को ए के रहने की वजह से हार्म हो जा रहा है, तो ये क्या बोलते हैं हम, एमेंसलिज्म। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज। एक इकोसिस्टम में कितने टाइप के और कौन कौन से स्पीशीज होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ओके, सबसे पहला कीस्टोन स्पीशी। कीस्टोन स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द होल इकोसिस्टम। ठीक है, एनिमल दैट प्लेज यूनिक एंड क्रूशियल रोल, यूनिक एंड क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं ताकि पूरे इकोसिस्टम का सर्वाइवल बना रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्पीशी डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है,
तो द होल इकोसिस्टम विल कोलैप्स। फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, इसका क्या होता है कि भाई लायन टाइगर जो रहते हैं, अगर लेट्स से कि लायन टाइगर ये एपेक्स प्रेडेटर होते हैं, ये अगर खत्म हो गए तो यार डियर की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इनको खाने वाला कोई नहीं रहेगा, डियर गोट वगैरह। आई एम सॉरी। अब डियर की संख्या अगर बढ़ गई तो ये क्या फीड करते हैं, पूरे प्लांट्स एंड ग्रास को खा जाएंगे ये। तो ग्रीन प्लांट्स नहीं बचे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो स्टैंडिंग क्रॉप फूड हमें मिलेगा ही नहीं। तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही, ग्रीन प्लांट्स कोलैप्स हो गए तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे सी ऑटर फिक्स ये सब होते हैं, ये फिक्स है प्लांट्स। ठीक है। एंडेमिक स्पीशी, एंडेमिक स्पीशी वो स्पीशी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दैट आर फाउंड ओनली टू दैट पर्टिकुलर एरिया, जो सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन वाइल्ड एस, ये सिर्फ कहां पे पाया जाता है, रन ऑफ कच्छ। एशियाटिक लायंस, बब्बर शेर, 2020 का क्वेश्चन आ चुका है, ये एंडेमिक टू गिर नेशनल पार्क है, गुजरात। नीलगिरी ताहर, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला में पाया जाता है। लायन टेल मकाऊ, ये आपका सिर्फ केरला तमिलनाडु में पाया जाता है। हंगुल, कश्मीर में पाई जाती है हंगुल। ठीक है। ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, बताऊंगा क्रिटिकल इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड ये सारी चीजें क्या होती है। शंघई डियर, डांसिंग डियर, ये सिर्फ मणिपुर में पाया जाता है, इट्स ओनली फाउंड इन मणिपुर। क्लियर। एक्सोटिक स्पीशीज, एक्सोटिक स्पीशीज वो रहते हैं, इसको हम इन्वेजिव एलियन स्पीशीज भी बोल सकते हैं। ओके, इन्वेजिव एलियन स्पीशी। व्हाट डू मीन बाय इन्वेजिव एलियन स्पीशी? ये वो स्पीशीज होते हैं, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, जो कि उस इकोसिस्टम के लोकल नहीं होते हैं, जिनको डेलिबरेटली या एक्सीडेंटली किसी एक एरिया में लाया जाता है, और ये इतने कॉम्पिटिटिव होते हैं कि उस एरिया के लोकल स्पीशीज को खा जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूकैलिप्टस का पेड़ देखा, सफेदा। यूकैलिप्टस का पेड़ हम इंडिया में लाए थे ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि यूकैलिप्टस की खास बात क्या होती है कि इसकी जड़ें इतनी लंबी लंबी होती हैं कि ये पूरे आजू बाजू वाले एरिया से मॉइस्चर को सक कर लेते हैं। तो इंडिया में जो स्वैम्पी रीजन थे, दलदल वाले जो रीजन्स थे, इन स्वैम्पी दलदल वाले रीजन्स में यूकैलिप्टस को लाया गया था कि ताकि दलदल खत्म हो सके। पर ये इतना ज्यादा पानी खींचता है कि दूसरे लोकल स्पीशीज के लिए पानी बचता ही नहीं और वो खत्म हो जाता है। इन्हें बोलते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। यूकैलिप्टस लैंटेना एक डेकोरेटिव प्लांट है, साउथ अमेरिका से लाया गया था। वाटर हाइसिंथ, ठीक है, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। सब प्री में आ चुके हैं ये क्वेश्चंस। टेरर ऑफ बंगाल, जैसे कोई स्वैम्पी लैंड है उन पे इनको छोड़ दिया जाता है, वहां पे इनको छोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है कि ये हालांकि साफ सफाई के लिए लाए गए थे, बट ये इतने कॉम्पिटिटिव होते हैं कि उस लेक इकोसिस्टम के पूरा पानी सुखा देता है, और पानी सुखा के लेक को जो स्पीशीज रहते हैं वो भी मर जाते हैं, इसलिए से टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। जूली फ्लोरा एंड रशियन पोपलार, ये रशियन पोपलार होता है। ठीक है। सब इन्वेजिव एलियन स्पीशी है। रिसेंटली न्यूज में देखा गया है कि एक और इन्वेजिव एलियन स्पीशी ऐसा दिखता है, चारू म्यूजल्स, केरला के लेक्स में पाया गया है। तो ये क्या करते हैं, वहां के लोकल स्पीशीज से रिसोर्सेज खींच के उनको, द लोकल स्पीशीज आर स्टार्व्ड टू डेथ, धीरे धीरे मरने लग जाती है। क्लियर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। ये न्यूज पे था, लैंटाना को रिमूव किया गया है बांदीपुर से। ऑलराइट, बाकी पीडीएफ वगैरह से आप सारी चीजें डिटेल में पढ़ सकते हो। क्लियर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस। ठीक है। इंडिकेटर स्पीशीज, इंडिकेटर स्पीशीज का मतलब क्या रहता है कि ये किसी भी इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम के
हेल्थ को डिनोट करती है, इकोसिस्टम हेल्थ। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर स्पीशीज। जैसे कि लाइकन, लाइकन लाइकन की खास बात क्या होती है, देखो ये आपके फंगाई और साथ ही साथ एल्गी के क्रॉसब्रीड से बनता है। लाइकेंस डिनोट एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, स्पेशली SO2 के पोल्यूशन लेवल को डिनोट करता है ना, SO2 के पोल्यूशन लेवल को डिनोट करता है। अगर एटमॉस्फेयर पे, देखो ये होते हैं लाइकेंस, दिख रहे हैं, अगर एटमॉस्फेयर में लाइकेंस है मतलब कि SO2 पोल्यूशन नहीं है। अगर लाइकेंस की संख्या कम होने लगी तो समझ जाना दोस्त कि पोल्यूशन का लेवल बढ़ चुका है, स्पेशली SO2 के। तो ये कंडीशन को इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द कंडीशन। स्पेशली कोरल्स, कोरल्स भी वाटर, लेस पोल्यूटेड वाटर, साफ पानी पे सरवाइव कर सकते हैं। अगर वाटर पोल्यूशन का लेवल बढ़ा तो कोरल्स आपके मरने लग जाएंगे। कोरल मरने लग जाते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि यार क्या हो रहा है, द लेवल ऑफ पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। सिमिलरली गैंगटिक डॉल्फिन फ्रेश वाटर में सरवाइव कर सकते हैं। अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट ये सब ज्यादा होने लग गए तो गंगा के रिवर की पॉल्यूशन खत्म होने लग जाते हैं, गंगा डॉल्फिन्स की जनसंख्या कम होने लग जाती है। तो दिस इज सेड टू बी इंडिकेटर स्पीशी। अब फ्लैगशिप या फिर अम्ब्रेला स्पीशी, देखो इससे आपके इमेज से समझ में आएगा। बेस्ट एग्जांपल है प्रोजेक्ट टाइगर। व्हाट टाइगर इज डूइंग हियर, ये छतरी लेके खड़ा हुआ है। क्या कर रहा है छतरी लेके? मतलब टाइगर के नाम पे प्रोजेक्ट चल रहा है, बट जिस एरिया में प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है तो क्या सिर्फ टाइगर को बचाया जाएगा? नहीं, टाइगर एम्बेसडर है, टाइगर के नाम पे जो छोटे मोटे जितने स्पीशीज हो गए उन सबको प्रोटेक्ट किया जाएगा, दे ऑल विल बी प्रोटेक्टेड। तो टाइगर यहाँ पे फ्लैगशिप या फिर अम्ब्रेला स्पीशी, टाइगर के नाम पे सब बच रहे हैं। और टाइगर फ्लैगशिप मतलब इट इज द प्रोजेक्ट टाइगर बनना, मतलब इट इज द ब्रांड एम्बेसडर, मतलब ये दूसरे और भी स्पीशीज जैसे कि प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट हंगुल, ठीक है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, प्रोजेक्ट चीता, ये सब आपके फ्लैगशिप स्पीशी हो गए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया डिफरेंट जो इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप के इंट्रैक्शंस होते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। इस लेक्चर को देखने के बाद ट्रस्ट मी यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। तो इकोसिस्टम के बारे में हमने क्या देखा था, जस्ट रिवीजन। इकोसिस्टम में क्या देखा था, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का इंट्रैक्शन। ठीक है, ओके। अब इकोसिस्टम से लेके क्या होता है, हम इंडिविजुअल स्पीशीज पे आते हैं। ओके, फूड चेन को समझने के पहले इंडिविजुअल स्पीशीज पे आते हैं। इकोसिस्टम में ऑटोट्रॉप्स जो कि ग्रीन प्लांट्स हो गए, हेट्रोट्रॉप्स एनिमल्स हो गए, डिकम्पोजर्स, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, मशरूम, ये सारी चीजें होती है। इन्हीं के इकोसिस्टम्स के कंपोनेंट्स के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इकोसिस्टम के कंपोनेंट में सबसे पहले आ जाता है एबायोटिक फैक्टर, मतलब नॉन लिविंग। सनरेज, टेम्परेचर, वाटर, लाइट। किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए ये तीन कंपोनेंट्स चाहिए। जहां पे ये तीन चीजें अच्छी खासी एबंडेंट मिल जाएगी वहां पे स्पीशीज की पॉपुलेशन, जिसे हम बायोडायवर्सिटी बोलते हैं, स्पीशीज की पॉपुलेशन बायोडायवर्सिटी वुड बी वेरी वेरी हाई, इजंट इट? ठीक है, और जहां पे ये कम होगा तो वहां पे स्पीशीज की पॉपुलेशन बायोडायवर्सिटी कम हो जाएगी। लेट्स से कि अगर मैं अर्थ की बात करूं, इक्वेटोरियल ट्रॉपिक्स रीजन पे सनरेज बहुत ज्यादा आ रही है, सनरेज आ रही है। अब भाई सनरेज आ रही है तो वाटर इवेपोरेशन हो रहा है, तो रिवेपोरेशन होगा तो क्लाउड ज्यादा बनेंगे, रेनफॉल ज्यादा होगा, वाटर भी मिलेगा, टेम्परेचर, लाइट सब है। तो यहाँ पे बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है। जैसे आप देखो अमेजोन रेन फॉरेस्ट, बट पोलर रीजन पे सनराइज नहीं आ रही, रेनफॉल नहीं हो रही, तो यहाँ पे बायोडायवर्सिटी वुड बी वेरी वेरी लेस, इजंट इट? अब ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं हमने देख लिया, ये
इससे जो इंडिविजुअल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी अपन चीजों को समझते हैं। ठीक है, विल अंडरस्टैंड द थिंग्स। देखो, सबसे पहली चीज आती है द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम बोलते हैं रेगुलेटर्स, सेकंड कन्फॉर्मर्स, थर्ड माइग्रेटर्स, फोर्थ सस्पेंडर्स। सस्पेंड, घबराने की जरूरत नहीं, मैं सारी चीजें बताता हूं। रेगुलेटर्स कौन हो गए? जैसे जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जैसे बेस्ट एग्जांपल्स हो गए ह्यूमंस। ह्यूमंस, इंसान, सबसे खतरनाक जानवर इसी माना जाता है। ठीक है, हमारी कैपेसिटी क्या रहती है? देखो, जैसे कि थोड़ा सा टेम्परेचर अगर डाउन होता है, हमारी बॉडी शिवर करने लगती है। ठंड शिवर क्यों करती है? ताकि हमारे बॉडी से हीट प्रोड्यूस हो। अगर टेम्परेचर हाई होता है, गर्मी होती है, हम स्वेट करने लगते हैं ताकि टेम्परेचर डाउन हो, इवेपोरेशन होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन निकल जाए और बॉडी टेम्परेचर डाउन हो। मतलब कि हम एटमॉस्फेयर चेंज के हिसाब से अपने बॉडी को रेगुलेट कर पा रहे हैं। ये जनरली मैमल्स होते हैं, इंसान नहीं, सारे मैमल्स कर सकते हैं। तो वी आर रेगुलेटर्स। ठंड के हिसाब से हमारी बॉडी एडजस्ट करती है, गर्मी के हिसाब से हमारी बॉडी एडजस्ट करती है। कन्फॉर्मर्स, ये वो होते हैं जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के साथ चेंज कर लेते हैं। मतलब ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, जैसे कि स्नेक्स, रेप्टाइल, ये सारी चीजें। माइग्रेटर्स, ये बर्ड्स होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना, इंडिया में माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम साइबेरियन रीजन, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन होता है, अब ये बॉडी को रेगुलेट तो नहीं कर पाएंगे, तो उड़ के भागने लग जाके नीचे इंडिया इक्वेटर साइड आने लग जाते हैं। तो दे आर माइग्रेटर्स। और जैसे टेम्परेचर नॉर्मल होता है, समर आता है, तो वापस अपने साइबेरियन रीजन में चले जाते हैं। ठीक है, सस्पेंडर्स। सस्पेंडर्स एक तरीके से कन्फॉर्मर्स ही होते हैं। अब ये क्या करते हैं? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट तो नहीं कर पाते हैं, दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, बट ये क्या करते हैं? ये एडजस्टमेंट करते हैं, फिजिकल एडजस्टमेंट। कैसे? जैसे बियर, स्नेक, विंटर के टाइम पे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा, दे गो फॉर हाइबरनेशन। हाइबरनेशन समझते हो? भाई देखो, आपको ठंड के टाइम पे सांप, छिपकली, ये सब नहीं दिखेगी। क्या करते हैं? जमीन के नीचे चले जाते हैं और सॉइल के नीचे काफी हीट मिलती है, इनकी बॉडी हीट प्रोटेक्टेड रहती है। दे कैन प्रोटेक्ट देयर बॉडी हीट। वी कॉल देम एज सस्पेंडर्स। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, सिमिलरली सस्पेंशन का उल्टा, हाइबरनेशन का उल्टा होता है एस्टिवेशन। जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्नेल टाइप के, इनसे गर्मी समर सहन नहीं होती, तो ये समर के टाइम पे, जैसे ये भालू वगैरह क्या करते हैं, बियर, ये विंटर के टाइम पे जमीन के अंदर चले जाते हैं। स्नेल क्या करते हैं? समर के टाइम पे दे गो बीनीथ द ग्राउंड, ताकि सनरेज से इनको डैमेज ना हो। क्लियर? आई होप सारी चीज समझ में आ रही होगी। अब इसमें एक रूल आता है, एलेंस रूल। दिस एलेंस रूल इज समवॉट इंपॉर्टेंट। एलेंस रूल क्या बोलता है? व्हाट डज दिस एलेंस रूल से? एलन का रूल ये बोलता है, देखना, कि एनिमल्स इन कोल्ड क्लाइमेट यूजुअली हैव मिनिमम एक्सपोज सरफेस एरिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जैसे पोलर रीजन के एनिमल्स को देखोगे, इनके जो सेंस ऑर्गन्स रहते हैं, ठीक है, जैसे इस खरगोश को देखो, इसके कान छोटे छोटे हैं, आंख छोटी छोटी रहेगी। क्यों? क्योंकि इस एरिया से हीट लॉस होता है। अब क्योंकि ठंडा एरिया है, तो इनको बॉडी की हीट को बचा के रखना है। ठीक है, सिमिलरली अगर हॉट एरिया में अगर आप रैबिट को देखोगे, उसके कान बड़े रहते हैं, खरगोश के, पकड़ के खींच सकते हो। क्यों? क्योंकि ये तो चाहते ही है कि हीट लॉस हो, गर्मी इतनी है भाई, बॉडी को ठंडा रखना। क्लियर? तो ये एलेंस रूल बोलता है कि पोलर रीजन पे बॉडी साइज छोटी होती है, बट फेदर बड़े बड़े होते हैं। फेदर, बाल ज्यादा, भालू बाल ज्यादा होते हैं कि बॉडी को प्रोटेक्ट, बॉडी हीट को प्रोटेक्ट करके रख सके। सिमिलरली ग्रे फॉक्स देखो और आर्टिक फॉक्स को देखो, बॉडी साइज, पूंछ पूछ छोटे रहेंगे कि हीट प्रोटेक्टेड रह सके।
है ना? ओके, अब एक आपके क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम? पीवाईक्यू, बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। A community of organism with with which the environment in which they live, रहेंगे तो इंटरेक्ट भी करेंगे, और एक कम्युनिटी, मैंने ये आपको दिखाया था, याद करो, अब भूल जाते हो जल्दी। इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जहां पे वो रहते हैं और आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस को पॉज करके सॉल्व करना, ठीक है? इसमें कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, ये तो ठीक है, ये भी सही है, बट पार्शियली सही है। बट कंप्लीट डेफिनेशन, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर, टुगेदर मतलब इंटरेक्शन, इन विच दे लिव, ठीक है? ओके, फिजिकल स्पेस, फंक्शनल रोल, फंक्शनल रोल अभी मैंने बताया था, ये क्या हो जाता है? इकोलॉजिकल नाइश। अब एक टर्म आते हैं इकोटोन। इकोटोन का मतलब क्या होता है? इट इज सेड टू बी अ ट्रांजिशनल जोन। इकोटोन को हम एक ट्रांजिशनल जोन बोलते हैं। कैसे? दो अलग अलग इकोसिस्टम के बीच में ट्रांजिशन जोन। लेट्स से दिस इज अ लैंड इकोसिस्टम, दिस इज एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब इसके बीच में जो ट्रांजिशन जोन, इट इज द सी बीच वाला एरिया, बीच वाला एरिया जहां पे लैंड के ऑर्गेनिजम्स भी आ रहे हैं और ओशन के ऑर्गेनिजम्स भी आ रहे हैं, इट इज सेड टू बी इकोटोन। जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट, ग्रासलैंड। अब यहाँ पे लैंड की भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी इज वेरी वेरी हाई। अब क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी इज वेरी वेरी हाई, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट। वी कॉल इट एज एज इफेक्ट। और जो स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती है इकोटोन में, इनको हम क्या बोलते हैं? एज स्पीशी। एज दो इकोसिस्टम के एज में है, इजंट इट? देखो, डायरेक्ट डायग्राम से समझ में आएंगे, इन सबके ऊपर सवाल आ चुके हैं, ठीक है? सो दीज लेक्चर्स आर वेरी वेरी हाइल्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। मूविंग फॉरवर्ड, ये हमारे कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के। एबायोटिक फैक्टर्स, रेन, लाइट, नॉन लिविंग बींग्स, विंड, टेम्परेचर, सॉइल फैक्टर्स, ठीक है, मिनरल्स। बायोटिक फैक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉप्स। कंज्यूमर्स, सेकेंडरी प्राइमरी इसमें आ जाते हैं, कंज्यूमर्स हो गए। और डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स मतलब जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, कब जब कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, उसकी डेड बॉडी जब सड़ती है, तो द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स कम, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, व्हाट आर द प्रोबेबल फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है? इन सारे तो कंपोनेंट्स के देखो कुछ यहाँ से सवाल आएंगे नहीं, बेसिक चीजें हैं, बस पता होना चाहिए। इकोसिस्टम क्या क्या फंक्शन की प्ले करती है, इन सारे फंक्शंस को हमें एक एक करके पढ़ना। सबसे पहला पहला फंक्शन हो गया फूड चेन। फूड चेन मींस एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर ट्रॉपिक लेवल। ये वही है जो अपन 6th क्लास में पढ़ते थे, अभी पढ़ेंगे अपन। सेकेंड वन इज न्यूट्रिशन साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल, इसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ये सारे साइकिल्स। और इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब किसी भी एरिया में वेजिटेशन एस्टैब्लिश कैसे हुआ, हाउ वेजिटेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन एनी एरिया, ठीक है? अब देखते हैं। पहला एक टर्म देखो, ये फंक्शंस में देख रहे हैं अपन, एनर्जी फ्लो के पहले एक टर्म समझना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब समझते हो? प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता, पर यूनिट एरिया में कितने, मतलब कितना उसमें एनर्जी, कितनी उसमें प्रोडक्शन हो सकता है एक यूनिट एरिया में। फॉर एग्जांपल, इकोलॉजी के टर्म्स में द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज सेड टू बी प्रोडक्टिविटी। अब सवाल आता है, ये सर बायोमास होता क्या है? वी ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो हमारे बॉडी में, समझना मेरी बात को ध्यान से, हमारे बॉडी में
कितना कार्बन का ड्राई वेट है। अब मतलब हमारे बॉडी के वेट से ड्राई वेट, कार्बन का ड्राई वेट निकालने के लिए हम वाटर के वेट को माइनस कर देंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन का ड्राई वेट, और इसी को बोलते हैं हम बायोमास। ठीक है। अब हायर प्रोडक्टिविटी कितनी होगी प्लांट्स की, क्योंकि बायोमास सबसे ज्यादा प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। बायोमास बनता कैसे है, प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है, सनलाइट के यूज करके अपना खाना बनाती है। तो ये जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जिससे बायोमास बन रहा है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया जो होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, प्लांट्स टोटल फोटोसिंथेसिस से, लेट्स से कि एक एरिया में बहुत सारे प्लांट्स हैं, ये सारे प्लांट्स टोटल कितना बायोमास, बायोमास को ऑर्गेनिक मैटर भी बोलते हैं, पर यूनिट एरिया कितना फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे हम प्राइमरी प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक पूरे इकोसिस्टम में टोटल कितना ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास प्रोड्यूस हुआ, टोटल कितना ऑर्गेनिक मैटर या फिर बायोमास प्रोड्यूस हुआ, इसको फोटोसिंथेसिस से, इसको हम बोलते हैं क्या, वी कॉल इट एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एक एक करके समझना, सब समझ में आएगा। ठीक है। अब आगे एक टर्म आ जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कुछ नहीं कर रहा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से देखो प्लांट्स जो भी रहते हैं सब रेस्पिरेशन भी करते हैं, रेस्पिरेशन लॉसेस को अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं, मतलब रेस्पिरेशन मतलब हीट लॉसेस को अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गई। ठीक है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, it is the rate is defined as rate of production of new organic matter by consumers. Let's say एक प्लांट है, इसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी, इसको किसी डियर ने खाया। अब डियर के अंदर जितना ऑर्गेनिक मैटर रहेगा वो उसकी क्या रहेगी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। बात समझ में आया, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। उसको जो लायन खाएगा, उसके लायन के अंदर जितना ऑर्गेनिक मैटर रहेगा वो क्या हो जाएगा, टर्शरी प्रोडक्टिविटी। आई होप इट्स क्लियर। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, पीवाईक्यू, इट इज अ पीवाईक्यू। Which of the following is the correct sequence of ecosystem in order of decreasing productivity? बताइए। डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी के हिसाब से ओशन, लेक्स, ग्रासलैंड, मैंग्रोव्स। अब आप एक चीज देखो, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी मैंने क्या बताया था, इकोटोन में होता है। तो देखो बी और सी में से आंसर होगा, क्योंकि मैंग्रोव इकोटोन में। प्रोडक्टिविटी मतलब पर यूनिट एरिया, ओशन की प्रोडक्टिविटी सबसे लो होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सैलाइन वाटर होता है, सैलाइन वाटर में कौन ग्रोथ कर पाता है, ओशन लास्ट में आएगा, तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। ये देखो सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोडक्टिविटी में देख सकते हैं, ओशन, डेजर्ट, ये सब एकदम लास्ट में आते हैं। लाइफ होती ही नहीं है ना यहाँ पे, लाइफ ही नहीं होती। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट हम समझेंगे डिकम्पोजिशन साइकिल, बहुत आराम से समझना। ठीक है। डिकम्पोजिशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अच्छा, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय डिकम्पोजिशन, देखो हमने इसमें फंक्शंस में देखा था। ओके, फूड चेन के पहले हमें डिकम्पोजिशन समझना पड़ेगा। आप यहां पे देखोगे कि कोई भी, लेट्स से कोई ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट या एनिमल, उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे इसकी बॉडी सड़नी स्टार्ट होती है। ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन स्टार्ट्स। इस साइकिल को देखो कि एक दिक्कत क्या है कि एनसीईआरटी या फिर कोई भी इसे ढंग से पढ़ाता नहीं है, पर आज के बाद आपको इसमें कभी भी दिक्कत नहीं होगी। समझते हैं आराम से साइकिल को। लेट्स से कोई भी डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है। ओके,
इस पे सबसे पहले क्या होगा, स्कैवेंजर्स आएंगे, जैसे कि वल्चर, क्रो, जैकल। ये इसके बॉडी को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देंगे। दिस प्रोसेस इज सेड टू बी फ्रैगमेंटेशन। इसमें अर्थवॉर्म का भी रोल आता है। अर्थवॉर्म्स को, अर्थवॉर्म, मिलेट्स, दीमक जो रहता है, दीमक भी होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स क्यों, क्योंकि ये बड़े एक किसी लत से किसी भी जानवर की बॉडी पड़ी हुई है, उसको छोटे 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 पीसेस में तोड़ देता है। अर्थवॉर्म्स इज आल्सो सेड टू बी फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स इसे किस चीज के लिए यूज करते हैं, सॉइल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिसइंटीग्रेट करने के लिए। ये फर्स्ट स्टेज हो गया। सेकेंड प्रोसेस इसमें कौन सी आ जाएगी, लीचिंग। क्या होता है इसमें, जब जबरदस्त रेनफॉल होती है, पानी वाटर लॉक कंडीशन में रहता है, पानी जमने लग जाता है। अब ये जमा पानी नीचे सीप डाउन होके क्या ग्राउंड वाटर में आके मिक्स हो जाता है। इट सीप्स डाउन एंड कम्स एंड मिक्सेस इन ग्राउंड वाटर। तो ये जो पर्कुलेशन ऑफ पानी होता है, जो मिनरल्स को, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को, सारे मैटर को तो डिसॉल्व नहीं कर पाता, डिसॉल्व होकर ग्राउंड वाटर में लेके आ जाता है। द प्रोसेस इज सेड टू बी लीचिंग। थर्ड एक्शन आपका हो जाता है इसमें कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में यहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, फंगाई, लाइकेंस। ये क्या करते हैं, अब देखो यहां से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंजाइम्स रिलीज करते हैं, हार्मोन्स रिलीज करते हैं। अब ये धीरे 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 ऑर्गेनिक मैटर से, ऑर्गेनिक मैटर इसका सड़ के इनऑर्गेनिक मैटर बनने लग जाता है। तो थर्ड स्टेज इज कैटाबॉलिज्म। फोर्थ स्टेज इज ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, समझना मेरी बातों को बहुत ध्यान से। इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमिफिकेशन, ऑर्गेनिक मैटर खत्म होके ब्लैक, डार्क ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर बना ही देता हूं, डार्क ब्लैक कलर का रॉ ह्यूमस मिल जाता है। इट इज अ रिच रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिशन। ये वही खाद होता है जो हम लोग गार्डनिंग वगैरह का शौक रखते हो तो देखना माली खाद लेके आता है, ब्लैक कलर का एकदम, ये वही खाद होता है। और आखिरी स्टेज, जब पूरा ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाता है तो फिर क्या बचता है, क्या बचते हैं, मिनरल्स बचते हैं। द स्टेज इज सेड टू बी मिनरलाइजेशन। अब ये मिनरल्स जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो नहीं, फास्फोरस, पोटेशियम, इन मिनरल्स को प्लांट गेन कर लेता है और वापस से प्लांट की फूड चेन स्टार्ट हो जाती है, जो अभी अपन आगे देखने वाले हैं। ये हो गया आपका कौन सा, डिकम्पोजिशन साइकिल। अब एक चीज सोचो, ये साइकिल फास्ट कब रहेगी, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा और अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज्यादा होगी। तो जैसे कि ट्रॉपिकल रीजन्स में, जैसे कि ट्रॉपिकल रीजन्स में द साइकिल इज वेरी वेरी फास्ट, बट टेम्परेट एंड पोलर रीजन्स में द साइकिल इज स्लो। वाई द साइकिल इज स्लो, क्योंकि ये चीजें नहीं है। लेट्स से अगर नाइट्रोजन सॉइल में बढ़ जाता है तो ये साइकिल स्लो हो जाती है, बिकॉज नाइट्रोजन इज ऑलवेज अ लिमिटिंग फैक्टर। नाइट्रोजन चीजों को हमेशा स्लो डाउन करता है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, समझ में आ रही है चीजें, है ना। ये पूरा साइकिल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। क्लियर। अब हम देखते हैं कि भाई क्या क्या प्रोसेस देख ली हमने। इस डायग्राम से देखो बहुत बार सवाल बने, ह्यूमिफिकेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म। डिकम्पोजर्स कौन कौन होते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, ये सब। इनके स्टार्ट होता है कैटाबॉलिज्म से। डेट्रीवोर्स कौन कौन होते हैं, डेट्रीवोर्स जैसे कि जो रॉ बड़े मैटर को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है। अर्थवॉर्म, दीमक, टर्माइट्स, बीटल, सी कुकुम्बर, ये एक तरीके का एनिमल होता है। एंट, ये चींटियां भी होती है, 2023 प्री, ठीक है, कॉलोनीज बना के करती है। और स्कैवेंजर्स कौन होते हैं, जो मरे हुए ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, वल्चर, ईगल, वाइल्ड डॉग्स।
क्लियर। अब डिकम्पोजर्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में देखो मोल्ड भी आ जाते हैं, इसमें आप देखोगे हम बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे प्रोटिस्टा, डायटम्स, डिनोफ्लैगेलेट्स, इन सब चीजों के बारे में हम बायोडाइवर्सिटी में देखेंगे क्या होता है। ठीक है, ये देखो एंट, ये डिकम्पोजर्स, फंगस कल्टीवेट करता है, फंगस। अब ये 2020 का एक पीवाईक्यू था, इट इज अ पीवाईक्यू ऑफ 2020। डेट्रीवोर्स कौन कौन से होते हैं? अर्थवर्म होता है, वुडलाइस होता है, हमें पता है, 1 और 5 पता है हमें। हमें ये पता भाई जेलीफिश तो फिश होता है, कभी सुना कि फिश डिकम्पोजर से 2 को हटा दो, अब 2 हटता चला गया तो आपका आंसर ये सीधा सी आ गया। ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। विल टॉक अबाउट द इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या होता है जी इकोलॉजिकल सक्सेशन? समझना इसको थोड़ा ध्यान से। किसी भी एरिया में बेयर एरिया से वेजिटेशन स्टैब्लिश कैसे होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन। वी कॉल इट एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। फॉर एग्जाम्पल, ये सीरीज क्लाइमेक्स अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। इस डायग्राम को देखो, डायग्राम को देखो, किसी भी एरिया में वेजिटेशन मतलब वेजिटेशन आने के पहले क्या होता है? बेयर रॉक एरिया रहता है। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? न्यूडेशन। थोड़ी बहुत रेनफॉल आती है तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जैसे कि लाइकेंस, प्रोटिस्टा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टाइप की हो गए। इन स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? पायोनियर स्पीशी। अब जैसी पायोनियर स्पीशी आके थोड़ी बहुत फर्टिलिटी बढ़ाती है, आप देखो कहीं पे भी सबसे पहले जब थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है, छोटे छोटे घास उगाते हैं, स्मॉल स्मॉल ग्रासेस आ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी घासें जो उगाती हैं, ये जो छोटी 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 घासें दिखती है, इनको हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिस्ट प्लांट्स। वी कॉल देम एज अपॉर्चुनिस्ट प्लांट्स। बात समझ में आ रही है? अब अपॉर्चुनिस्ट प्लांट्स के आने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे छोटे मोटे पेड़ आते हैं, इनको इंटरमीडिएट स्पीशीज बोलते हैं। एंड फाइनली जब वेल एस्टैब्लिश वेजिटेशन जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ आ जाते हैं, वी कॉल देम एज क्लाइमेक्स स्पीशीज। तो ये जो सक्सेशन होता है बेयर एरिया से क्लाइमेक्स स्पीशीज तक, इसे हम क्या बोलते हैं? सीरीज। वी कॉल देम एज सीरीज। क्लियर? इसे सीरीज। और जो एंड स्पीशीज आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्स स्पीशीज, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जो स्टार्टिंग में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पायोनियर स्पीशीज। अब किसी भी एरिया में फर्स्ट टाइम बेयर एरिया से मान के चलो क्लाइमेक्स स्पीशीज तक जा रही है, वेजिटेशन स्टैब्लिश हो रहा है, वी कॉल देम एज प्राइमरी सक्सेशन। इसी के साथ एक टर्म आता है सेकेंडरी सक्सेशन। एक और टर्म आता है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है पता है आप लोगों को? मान के चलो यहां पे कुछ ऐसा हुआ, आग लग गई, पूरा वापस से बेयर एरिया हो गया। अब जब सेकेंड टाइम यहाँ पे वेजिटेशन स्टैब्लिश होगा, वी विल कॉल दिस एज सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, ये सारी चीजें आपको रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगी जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है? अब अलग अलग एरिया में अलग अलग सीरी होता है। जैसे वाटर एरिया में हाइड्रो सीरी बोलते हैं, डेजर्ट एरिया में जीरो सीरी बोलते हैं। लिथोसीरी कहाँ पे बोलते हैं? रॉक सरफेस पे। सामोसीरी बोलते हैं सैंडी एरिया में। हेलोसीरी, हेलाइन मतलब सेलाइन एरिया में, सॉइल वाटर। सेनाइल, डेड मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ईओसीरी आपका डेवलपमेंट एक किसी जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हजारों साल में जो डेवलपमेंट होता है उसको हम जियो ईओसीरी बोलते हैं। क्लियर? ये नाम बस पता होना चाहिए। देखो ये पायोनियर कम्युनिटी हो गया, लाइकेंस और क्लाइमेक्स स्पीशीज एकदम एवरग्रीन फॉरेस्ट टाइप का। राइट? ओके। पीवाईक्यू, in the grasslands, trees do not replace the grasses as a part of ecological succession because
भाई ट्रीज ग्रासलैंड में ग्रासेस रहती है, ट्रीज क्यों नहीं आती? क्योंकि ट्रीज के ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए? ट्रीज के ग्रोथ के लिए वाटर चाहिए। और हम सबने सुना है कि फॉरेस्ट फायर आता है, फॉरेस्ट फायर आने से ट्रीज जल जाती है। तो देखो, इंसेक्ट फंगाई से रिलेशन नहीं है, लिमिटेड सनलाइट न्यूट्रिशन है, बट ज्यादा क्लोजेस्ट ऑप्शन पानी कम है एंड फॉरेस्ट फायर से जल जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए घास ही रहती है, ट्रीज ग्रोथ नहीं हो पाती। ट्रीज के ग्रोथ के लिए इंटेंसिव वाटर चाहिए, इंटेंसिव वाटर सप्लाई फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रीज। लाइकेंस, अगेन अ पीवाईक्यू, लाइकेंस किसका सिम्बायोटिक रिलेशन है? इट इज एल्गी एंड फंगाई। ठीक है, ये लाइकेंस एकदम पेड़ पे ऐसे लगे होते देखे होंगे आपने। इनमें से देखो, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड विदाउट सॉइल, सॉइल के बिना कौन रह सकता है? देखो, मशरूम तो भाई सॉइल में ही होता है, मशरूम को काट दो। ठीक है, फर्न, ये एक तरीके के पेड़ होते हैं जिसके लंबे लंबे लीव्स रहते हैं, फर्न भी हटा दो। लाइकेंस, ये हमने देखे, लाइकेंस बिना सॉइल के हो जाता है पेड़ के तने में। एंड मॉसेस, मॉसेस आपके स्टोन पे भी ग्रो हो जाते हैं, वाटर पे भी ग्रो हो जाते हैं। 2 एंड 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम बात करेंगे एनर्जी फ्लो, थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो होता क्या है? बचपन में हम फूड चेन पढ़ते थे, फूड चेन याद है क्या? ग्रास, ग्रास को ग्रास हॉपर खाएगा, फ्रॉग खाएगा, स्नेक खाएगा, ईगल खाएगा, इससे इट इज फूड चेन, ऐसा कुछ होता था। इधर देखो, कैरेट, रैबिट, फॉक्स, लायन, ऐसा पिरामिड बनता था। ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल, दिस इज अ फूड चेन। इनको लेवल, दिस इज ट्रॉपिक लेवल 1, इसमें जनरली ऑटोट्रॉप्स होते थे, मतलब दे वर द ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉप्स। फिर ग्रास हॉपर आ जाएगा, फ्रॉग आ जाएगा, ये आपके कंज्यूमर्स आ जाते थे ईगल तक। तो एकदम हम बॉटम से ऊपर जा रहे हैं, दिस इज ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 5, है ना। अब ये हो जाता है आपका फूड चेन। अब ये फूड चेन, अगर देखो, जरूरी नहीं है कि भाई ग्रास को कौन खा सकता है, ग्रास को रैबिट भी खा सकता है, ग्रास को रैट भी खा सकता है। ओके, ग्रास हॉपर को रैबिट भी खा सकता है, इजंट इट? फ्रॉग को फॉक्स भी खा सकता है, फ्रॉग को यहाँ पे आउल भी खा सकता है, स्नेक को यहाँ पे फॉक्स भी खा सकता है, एक स्नेक को आउल भी खा सकता है, ईगल को लायन भी खा सकता है। तो फूड वेब क्या होता है? व्हाट इज दिस फूड वेब? फूड वेब, इट इज अ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीपल फूड चेन। ठीक है, मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स फूड चेन रहती है। एक से जब बहुत ज्यादा, वह 1, 20, 30, 40, 50 जितने भी फूड चेन जुड़ जाते हैं तो वो आपका फूड वेब हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी, फूड वेब जितना कॉम्प्लेक्स रहेगा, आपका इकोसिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। क्यों? व्हाई इट इज सो? भाई एक अगर स्पीशी, लेट्स से कि ग्रास खत्म भी हो गया, तो ग्रास का ऑल्टरनेट ग्रीन्स बचेगा, गाजर खत्म हो गई तो उसका ऑल्टरनेट मूली बचेगा, उसका ऑल्टरनेट ककड़ी बचेगा, है ना। मतलब कि नाइशे जितना कम स्पेशलाइज रहेगा, उतना ही सर्वाइवल के चांस ज्यादा रहेंगे स्पीशीज के। ओके, ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन जिसको हम बोलते हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ, ग्रेजिंग फूड चेन, जो कि ये वाला, जो कि हमें लैंड सरफेस पे देखने को मिलता है, ग्रास वाला। ठीक है, लैंड सरफेस के ऊपर, क्लियर। एक्वाटिक फूड चेन क्या रहता है? जो वाटर में देखने को मिलता है। अब हम इसके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। देखो यार, फूड चेन आपके 3 टाइप के होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द पिरामिड्स। फूड चेन को हम पिरामिड से डिनोट करते हैं। ओके, पहला कैटेगरी आ गया पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर क्या हो गया? ये पिरामिड ऑफ नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक अपराइट और एक इन्वर्टेड। देखो, ये हमने बनाया, तो लेट्स से ये जो फूड चेन बना, अगर हम देखेंगे, अगर पिरामिड ऑफ मैं नंबर की बात कर रहा हूं, इट इज एन अपराइट पिरामिड।
सबसे ज्यादा ग्रास होंगे, फिर ग्रास हॉपर थोड़े कम होंगे, फिर फ्रॉग और कम होंगे, ठीक है, फिर स्नेक और कम होंगे, फिर ईगल और कम होंगे। तो देखो ये ऊपर ऐसे स्लांटिंग होता जा रहा है, मतलब नंबर इज रिड्यूसिंग, अपराइट नेचर का है। अब एक और टाइप का फूड चेन हो जाता है, इट इज इन्वर्टेड। नंबर की बात कर रहा हूं मैं। इन्वर्टेड ऐसा उल्टा होता है, कैसे? एग्जाम्पल इज ट्री इकोसिस्टम। एक ट्री है, इस पे बहुत सारे बर्ड्स फीड कर रहे हैं, और इन बर्ड्स पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैरासाइट्स हैं। तो आप देखो यहाँ पे बॉटम से टॉप में जा रहे हो, ट्रॉपिक लेवल 1 से ट्रॉपिक लेवल 3 पे, नंबर्स इज इंक्रीजिंग, तो ये इन्वर्टेड हो गया। क्लियर? सिमिलरली देयर इज पिरामिड ऑफ बायोमास। ये भी दो टाइप के हो जाएंगे, अपराइट हो जाएगा और इन्वर्टेड हो जाएगा। अपराइट का एग्जांपल तो यही वाला हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। बायोमास सबसे ज्यादा ग्रीन प्लांट्स का ज्यादा होता है, ग्रासेस का, फिर ऊपर जाते जाओगे कम होता जाएगा। बट इसमें इन्वर्टेड का केस कौन सा हो जाएगा? एक्वेटिक। कैसे? ये देखो, सी दिस, इसको मैं थोड़ा इरेज ही करता हूं। हाँ, इधर देखो, एक्वेटिक। छोटे छोटे प्लांट्स एनिमल्स रहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। जो ओशन, समुद्र में छोटे छोटे प्लांट्स तैरते रहते हैं ना, उन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। उसके ऊपर आ जाते हैं छोटे छोटे एनिमल्स जो इन प्लांट्स को खाते हैं, जू प्लैंक्टन्स। और इनको खाते हैं फिशेस। फिशेस का बायोमास सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ये छोटे छोटे प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये आपका इन्वर्टेड हो गया बायोमास का। अब आखिरी हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी। एक हमें प्रिंसिपल होता है लिंडनमैन प्रिंसिपल। देयर इज वन प्रिंसिपल नोन एज लिंडनमैन प्रिंसिपल। लिंडनमैन प्रिंसिपल क्या बोलता है? जब हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जा रहे हैं, लेट्स से दिस इज ग्रास, दिस इज ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक। तो लेट्स से ग्रास क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस से खुद का खाना बना रहा है। लेट्स से 1 लाख यूनिट ऑफ सनरेज आई, इससे इसने अप्रोक्सीमेटली 10,000 यूनिट्स का इसने बायोमास बनाया। तो लिंडनमैन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जैसे हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं, तो ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज कैरिड फॉरवर्ड। और अगर 10% कैरिड फॉरवर्ड होगी तो बाकी 90% कहां हो जाएगी? रेस्ट 90% इज लॉस्ट इनटू एटमॉस्फेयर एज हीट। तो यहाँ पे 10,000 यूनिट ग्रास ने बनाया, तो ऊपर कितना आएगा? 1,000। यहाँ पे कितना रहेगा? 100। स्नेक तक कितना रहेगा? 10। सिर्फ 10% ही जा रही है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, इट्स ऑलवेज अपराइट। बात समझ में आई? ग्रेट, ठीक है। तो ये आपका फूड चेन। अब इस क्वेश्चन को देखो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। A food chain illustrates the order in which a chain of organisms feed upon each other। बिल्कुल यही बताता है। A food chain are found within, no, not within the population, it's between the population। फूड चेन जो अलग अलग स्पीशीज के बीच में होंगे ना, विदिन कैसे होगा? फूड चेन इलस्ट्रेट्स, नहीं, नंबर कहां देखा आपने? नंबर बता रहे, एग्जैक्ट नंबर तो बता ही नहीं रहा, तो ओनली 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। सो पीपल, दिस वाज अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग द लेक्चर। ये इसको हम कंप्लीट करेंगे। एंड इफ यू वांट मेंटरशिप, आपको मेंटरशिप चाहिए, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में द ऐप एंड डिटेल्स ऑफ द कोर्स आर प्रोवाइडेड, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।